हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 8 अक्टूबर 2025 के डेली करंट अफेयर्स। और यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक्स। फर्स्ट इज इट्स टाइम फॉर माओइस्ट्स टू ले डाउन आर्म्स। ये समय है माओइस्टों के लिए कि वो लोग अपना आर्म्स को ले डाउन कर दें, छोड़ दें। ठीक है। एंड ये टॉपिक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड इज अ पाथ टू प्रोग्रेस दैट इज पेव्ड विथ गोल्ड। प्रोग्रेस कैसे आएगा? गोल्ड से आएगा, सोने से आएगा। सोने से प्रोग्रेस आएगा, इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, इट्स टाइम फॉर माओइस्ट टू ले डाउन आर्म्स। देखो, सुमित भट्टाचार्य जी जो हैं ये आर्टिकल को लिखते हैं। सुमित भट्टाचार्य जी द हिंदू के लिए लिखते हैं। और इट्स टाइम फॉर माओइस्ट टू ले डाउन आर्म्स। अब देखो, बहुत सारे आप स्टूडेंट को माओइस्ट नहीं पता होता है कि माओइस्ट कौन है। तो माओ जो है, माओ चाइना के एक लीडर रहते हैं, चाइना के एक रूलर हैं। और चाइना के कम्युनिस्ट चाइना के एक फाउंडर हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। तो कम्युनिस्ट चाइना के फाउंडर हैं माओ जेदांग। चाइना में कम्युनिज्म लाना इनकी देन है। कम्युनिज्म मतलब कि सब कुछ कॉमन होगा। कम्युनिज्म वर्ड बना है कॉमन से। सब कुछ कॉमन होगा, सारी प्रॉपर्टी कॉमन होगी, सारे रिसोर्सेज कॉमन होंगे। कोई अंबानी नहीं, कोई अडानी नहीं, कोई टाटा नहीं, कोई बिरला नहीं। सब कुछ, सब कुछ मतलब सारे स्कूल, सारे हॉस्पिटल, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा वेल्थ, सब कुछ क्या होगा? गवर्नमेंट का होगा, कॉमन होगा, सबका होगा। ठीक है। तो ये एक आइडियोलॉजी है। तो इस आइडियोलॉजी तो बहुत अच्छी है। ये आइडियोलॉजी बहुत पहले, है ना, आप डायरेक्टली इनको कार्ल मार्क्स साहब से लिंक कर सकते हो। और कार्ल मार्क्स साहब की ये आइडियोलॉजी थी जिसको माओ ने एक तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की चाइना में। और ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक माओ को इसमें सक्सेसफुल सफलता भी मिली। माओ माओ की बात क्या है, माओ के साथ वायलेंस भी आता है। माओ स्टेटमेंट देते थे कि पावर कम्स थ्रू द बैरल ऑफ द गन। पावर कहाँ से आता है? पावर बैरल ऑफ द गन से आता है। बैरल ऑफ द गन। तो बैरल ऑफ द गन से अगर पावर आता है, मतलब आप पावरफुल हो। अगर आपके पास गन है, बंदूक है, गोली है, बारूद है, असला है, और आप अपना कम्युनिज्म का जो आइडियोलॉजी है वो पावर के थ्रू इम्पोज करवा सकते हो। एक तरह से वायलेंट रेवोल्यूशन माओ वहाँ पे लेके आए थे। और 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको बोलते हैं, वो वहाँ पे उन्होंने उसको डिक्लेयर करवा दिया। जब इंडिया आज़ाद हो रहा था तो 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ। और आज़ादी के पहले इंडिया में बहुत गरीबी थी, आज़ादी के जस्ट बाद भी इंडिया में बहुत गरीबी थी। और बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि देखो, अब ये जो प्रॉपर्टी है वो कॉमन होगी। बहुत सारे लोग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के होंगे, बट उनको फेथ था हमारे लीडर्स पे। हमारे लीडर्स जो थे उस टाइम पे आइडियल, प्यारे नेहरू जी, पटेल साहब, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर, बहुत सारे हमारे लीडर्स थे। और इन लीडरों पे जो भी इंडिया की जनता है उनको भरोसा था। जो गरीब जनता है, जो गांव की जनता है, जो आदिवासी जनता है, जो पीजेंट्स पीजेंट्स मतलब फार्मर वाली जनता है, उन सबको भरोसा था कि जो जमींदारी सिस्टम है उसका एबॉलिशन किया जाएगा और ये सारे काम यहाँ पे किए जाएंगे। एक तरह से गरीबी खत्म होगी और कॉमन सोशो इकोनॉमिक कंडीशन सब किसी का सेम होगा। सोशो इकोनॉमिक, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस जो होगा सेम होगा। गरीबी और अमीरी खत्म होगी, है ना, इनइक्वालिटी जो है खत्म होगी। ये सब ये गवर्नमेंट करेंगे। 1950s बीत जाता है, लोग इंतजार करते रह जाते हैं। 1960s बीत रहा होता है, लोग इंतजार कर रहे होते हैं। बट अभी तक कहीं भी किसी ने इंडिया में बहुत ज़्यादा इक्वालिटी नहीं देखा। स्कीम्स निकलते हैं, गवर्नमेंटें स्कीम निकालती हैं पॉवर्टी कम करने के लिए, फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि रिच फार्मर को बेनिफिट देता है बट पुअर फार्मर को नहीं देता है। लैंडलेस लेबरर को तो बिल्कुल भी नहीं देता है। तो धीरे धीरे जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग थे उनमें से एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लीडर थे जिनका नाम था चारू। ठीक है। तो चारू मजुमदार ने एक तरह से सीधे सीधे लड़ाई लड़ी। और यहाँ पे जितने भी पुअर लोग हैं उनको मोबिलाइज किया, जो भी गरीब लोग हैं, जो भी फार्मर्स लोग हैं, उनको मोबिलाइज किया कि प्रॉपर्टी और राइट्स जो हैं ऐसे मिलेगा नहीं। खासकर प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स उसको छीनना पड़ेगा। और इंडिया में खासकर नक्सलबाड़ी जो इलाका है, जो नक्सलबाड़ी इलाका कहाँ पे आता है? नक्सलबाड़ी इलाका आता है आपके वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट में। तो वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट के नक्सलबाड़ी इलाके से एक वायलेंट मोबिलाइजेशन स्टार्ट हुआ कि हम लोग क्या करेंगे। हम लोग मतलब जो पीजेंट्स लोग हैं उनके पास, जो भी पीजेंट्स के पास एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट होते हैं, हल, बैल, लाठी, डंडा, फरसा, कुल्हाड़ी,
वो सब लेके उन्होंने जो भी वहाँ पे जमींदार और रिच लोग थे उन पे अटैक कर दिया, उनकी ज़मीन उमीन छीन ली, और ये नक्सलबाड़ी से धीरे धीरे फैलने लग गया और पूरे इंडिया में फैलने लग गया, खासकर वैसे पार्ट में जहाँ पे जंगल थे, फॉरेस्ट वाले एरिया में काफ़ी फैला, जहाँ पे गरीबी है, फॉरेस्ट है, जहाँ पे पॉवर्टी है, जहाँ पे इनइक्वालिटी है, जहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत शार्प है, बहुत कि बहुत कम लोग हैं लैंड वाले और बाकी लोग लैंडलेस है, ऐसी जगह पे फटाफट ये आग की तरह, क्रांति की तरह फैलते गया। माओ से जुड़ा हुआ है, माओ के आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोगों ने माओइज्म नाम दिया। और नक्सलबाड़ी से स्टार्ट हुआ इंडिया में, तो इसको नक्सलिज्म भी बोला जाता है। और ये जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी, बट इसमें वायलेंस आ जाता है तो इसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी हम लोग बोलते हैं। तो इन तीनों नाम से आप इसको जानते हो। पेपर 2 गवर्नेंस पॉलिटिक्स सोशल जस्टिस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्सट्रीम स्टेप्स लिए कि ये माओइज्म को इंडिया में ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये माओइज्म क्या होता है, ये माओइस्ट आइडियोलॉजी, जो माओइस्ट लोग हैं ये पुलिस पे, है ना, नेताओं पे वॉर करते हैं, जो कॉरपोरेट वाले हैं उन पे वॉर करते हैं, उनको कई बार अगवा कर लेते हैं, अगवा मतलब किडनैप वगैरह कर लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली रूल्ड आउट एनी फर्दर टॉक विथ माओइस्ट। अभी अमित शाह साहब का स्टेटमेंट आया था कि माओइस्ट लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं होगी और माओइस्ट लोग अपने आर्म्स छोड़ दें, अश्योरिंग देम ऑफ द गवर्नमेंट्स लुक्रेटिव सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। अगर माओइस्ट सरेंडर कर देते हैं तो सरेंडर करने के बाद उनको ल्यूक्रेटिव अच्छा पैसा मिलेगा और उनको रिहेबिलिटेट करा के वापस से कुछ काम स्टार्ट करवा के, कुछ स्किलिंग करा के कुछ काम दिया जाएगा। उन्होंने रीअफर्म किया कि गवर्नमेंट का गोल है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या माओइज्म को नेक्स्ट ईयर तक 2026 तक ख़त्म करना। इंडिया में सीपीआई माओइस्ट ने एक तरह से डायरेक्टली, वैसे तो ये वायलेंट मूवमेंट 1970 से ही स्टार्ट हो गया था, बट सीपीआई माओइस्ट ने 2004 में फॉर्म किया, है ना। सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में माओइस्ट, फॉर्म्ड इन 2004 आफ्टर द मर्जर ऑफ सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, कार्ल मार्क्स लेनिन, कार्ल मार्क्स के फॉलोअर ही लेनिन, उनके फॉलोअर ही माओ, तो अलग अलग नाम से पार्टीज बन गई। पीपल्स वॉर ग्रुप एंड माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर बन गए, बिकेम द मेन ऑर्गेनाइजेशन स्पीयर हेडिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया। तो क्या इन पार्टीज के नाम याद रखने हैं? बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है, समझना है। इनकी सेंट्रल कमेटी होती है जिसको पोलित ब्यूरो बोला जाता है, सर्व्ड एज द टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी, जिसको टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी बोला जाता है। अर्ली 2000s में इस सेंट्रल कमेटी के 42 मेंबर्स हुआ करते थे, 10,000 कैडर्स मतलब 10,000 ऐसे हथियारबंद लोग थे, और वाइड इन्फ्लुएंस था आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में एंड वेस्ट बंगाल में। वाइड इन्फ्लुएंस था। दे एम्ड टू एस्टैब्लिश अ पीपल गवर्नमेंट, पीपल की गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना चाहते थे। जो करंट गवर्नमेंट है, जो करंट सिस्टम है, जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको नहीं मानने वाले ये लोग हैं। और खासकर कहाँ पे नहीं मानोगे? सिटी में नहीं मानोगे? सिटी में ऐसा होगा क्या? नहीं, जंगलों में, बीहड़ जैसे इलाकों में ये सारा सिस्टम स्टार्ट हुआ। दे एम्ड टू एस्टैब्लिश अ पीपल्स गवर्नमेंट, जनताना सरकार इन द ट्राइबल फॉरेस्ट बेल्ट वंस कॉल्ड द लिबरेटेड जोन, जिसको लिबरेटेड जोन एक बार बोला जाता था मतलब यही लोग उसको लिबरेटेड जोन बोलते थे, ठीक है। द डिक्लाइन ऑफ माओइस्ट इन्फ्लुएंस, 2 डिकेड्स, 2 डिकेड में माओइस्ट इन्फ्लुएंस काफ़ी डिक्लाइन हो गया है। उनके सेंट्रल कमेटी में अभी सिर्फ 13 मेंबर रह गए हैं, जिनमें मैक्सिमम लोगों की एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है, उनकी हेल्थ खराब है। कैडर का स्ट्रेंथ 10,000 से घट के 2,000 पे आ गया। अब से 2,000 लोग ऐसे हैं जो कि हथियारबंद हैं। पोलित ब्यूरो मेंबर भी 25 से घट के 7-8 आ गए हैं। द आर्म्ड रिविलियन हैज रीच्ड अ डेड एंड। अब उनका जब नंबर ऐसे डिक्लाइन हो रहा है तो उनका जो रिविलियन है वो एक डेड एंड पे आ चुका है। जो माओइज्म से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले उनके डिस्ट्रिक्ट थे, जैसे सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा एकदम फेमस, इनफेमस बोल सकते हो, है ना, इनफेमस एक तरह से प्लेस था छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो यहाँ पे भी उनका धीरे धीरे क्या हुआ है, काफ़ी हद तक डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। गवर्नमेंट ने ऐसा क्या काम किया? गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट एंड सिक्योरिटी मेजर्स, है ना। कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, कोबरा एक अलग से बॉडी बनाई गई सीआरपीएफ के अंदर। कोबरा का काम था माओइज्म से लड़ना। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, स्पेशलाइज्ड एंटी माओइस्ट यूनिट हैव प्लेड अ डिसिसिव रोल।
जिन्होंने डिसिसिव रोल लिया है। द डीआरजी कंपोज लार्जली ऑफ सरेंडर्ड माओइस्ट एंड ट्राइबल यूथ। ये जो डीआरजी है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, उसमें मैक्सिमम लोग क्या हैं, सरेंडर्ड माओइस्ट एंड ट्राइबल यूथ हैं, जो कि एक गेम चेंजर की तरह काम कर रहे हैं। मेजर ऑपरेशन, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, डिस्ट्रॉयड अ की माओइस्ट बेस इन करगुटा हिल्स ऑफ छत्तीसगढ़। ब्लैक फॉरेस्ट ने एक माओइस्ट बेस को ही खत्म कर दिया, डीलिंग अ सीवियर ब्लो टू द ऑर्गेनाइजेशन, उस माओइज्म पे एक सीवियर ब्लो को करते हुए। Between January and June, the DRG killed top Maoist leader, including Baswa Raju, the General Secretary of CPI Maoist. बासवा राजू को भी ये डीआरजी जो है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ने किल कर दिया। ब्लैक फॉरेस्ट 2025 के बीच ही चल रहा था, अभी अप्रैल से मई में ही इसको ऑपरेट किया जा रहा था। ऑफेंसिव ऑपरेशन था इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस टारगेटिंग नक्सलाइट माओइस्ट इंसर्जेंट। लोकेशन क्या है, कारागुटू हिल्स। तो देखो ये कैरागुटू कटालू हिल्स जो है, ये प्रीलिम्स में आ सकता है कि कैरागुटू हिल्स कहाँ है, विच इज स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन द बॉर्डर बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना स्टेट। फोर्सेस सीआरपीएफ, सीआरपीएफ का मेन काम है, सीआरपीएफ का यूनिट है कोबरा। छत्तीसगढ़ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, स्पेशल टास्क फोर्स, ये सब इसमें इन्वॉल्व थे। ऑब्जेक्टिव था माओइस्ट और नक्सलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना, उनके एरियाज को बस्ट करना, जहां वो रुकते हैं, जहां उनके बंकर्स हैं, जहां उनके आर्म्स वेपन है, जहां उनके वर्कशॉप्स हैं, उनके टॉप लीडर्स को मार डालना, न्यूट्रलाइज करना, टू रीगेन कंट्रोल ऑफ टेरिटरी एंड मेक द रीजन सेफर एक्सेसिबल फॉर सिविलियंस। More broadly, it is a part of government's goal of eliminating left-wing extremism in India by March 2026. मार्च 2026 तक इंडिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को पूरा पूरा एलिमिनेट कर देना है, ये डिसीजन ये यहाँ पे बनाया गया है, जो कि होम मिनिस्टर अमित शाह बताते हैं। अब वहाँ पे बासवा राजू के मर जाने के बाद से वहाँ लीडरशिप भी नहीं है। नया जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है तिप्री तिरुपति, जिनका नाम है देबूजी, जिनको देबूजी के नाम से जाना जाता है तेलंगाना में। ठीक है, तो अब लीडरशिप जो खासकर आंध्र प्रदेश में था वो तेलंगाना में शिफ्ट हो रहा है। द गोंड ट्राइबल बेस वंस द स्ट्रेंथ ऑफ माओइस्ट कैडर इन छत्तीसगढ़ इज डिसइल्यूजन ड्यू टू एट्रोसिटीज एंड कोअर्जन बाय माओइस्ट देमसेल्फ। जो उनका बेस था गोंड ट्राइबल बेस, है ना, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि लोग जो हैं, लोग पीपल जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिम्पैथाइज नहीं करें, किनके साथ, माओइस्टों के साथ सिम्पैथाइजर नहीं हो। तो यहाँ पे जो पीपल अगर सिम्पैथाइजर उनके साथ नहीं होंगे, तो वैसे ही गोंड ट्राइबल बेस जो था जहाँ से भर भर के वहाँ पे लोग जाते थे, अब वही लोग डिसइल्यूजन्ड हैं, क्योंकि उन पे ही एट्रोसिटी माओइस्ट ने कर रखा है। आइडियोलॉजिकल एंड स्ट्रेटजिक वीकनेस, उनका आइडियोलॉजिकल वीकनेस भी है कि हम करेंगे क्या करेंगे, कुछ तो हो नहीं पा रहा है। और स्ट्रेटजिक वीकनेस, तो इंडिया में जहाँ जहाँ एरियाज में डेवलपमेंट की कमी थी, वहाँ पे ये माओइज्म जो है काफ़ी तेज बढ़ रहा था। अब डेवलपमेंट धीरे धीरे हर जगह पहुँच रहा है, रोड पहुँच रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँच रहा है, तो ये वीकनेस इनकी दिखाई दे रही है। द माओइस्ट प्रेफरेंस फॉर मिलिटराइजेशन ओवर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हैज बैकफायर्ड। तो इन लोगों ने मिलिटराइजेशन करने के ऊपर बहुत फोकस किया, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के ऊपर इतना फोकस नहीं किया। देयर इंटेलेक्चुअल एंड आइडियोलॉजिकल बेस जो है वो इरोड हो चुका है, खत्म हो चुका है। एजुकेटेड यूथ नो लॉन्गर फाइंड द मूवमेंट अपीलिंग, एजुकेटेड यूथ को ये मूवमेंट अपीलिंग नहीं लगता, है ना। सलवा जुड़ूम करके एक छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने वहाँ के लोकल लोगों को ही गन पकड़ा दिया था कि वही लोकल लोग ही माओइस्ट से डील करेंगे, तो वैसे वो कंट्रोवर्शियल था लोकल लोगों को गन पकड़ाना, बट इससे माओइस्ट जो ट्राइबल सपोर्ट था वो टुकड़ा टुकड़ा हो गया। लोकल लोग को खुद लगने लगा कि अब हमारे पास खुद ही गन है, खुद ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं, माओइज्म की क्या जरूरत है। Over 1450 Maoists have surrendered and many others have been arrested. 1450 से ज़्यादा माओइस्ट लोगों ने सरेंडर कर दिया। छत्तीसगढ़ एक टर्निंग पॉइंट है, छत्तीसगढ़ एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है ना। बिहार से काफ़ी हद तक नक्सलिज्म खत्म है, झारखंड में मिलेगा आपको नक्सलिज्म, छत्तीसगढ़ एक बहुत बड़ा गढ़ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दीज आर सम एरिया जहाँ पे आपको नक्सलिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये आंध्र प्रदेश के अंदर क्या है, तेलंगाना भी है, और महाराष्ट्र का इधर वाला जो डिस्ट्रिक्ट, ये जो पूरा रीजन है ना, रेड कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, और थोड़ा सा वेस्ट बंगाल वाला एरिया भी, क्योंकि यहीं से तो ओरिजिन हुआ था नक्सलिज्म। छत्तीसगढ़ द टर्निंग पॉइंट, छत्तीसगढ़ वंस द एपी सेंटर ऑफ माओइस्ट कंट्रोल हैड नाउ बिकम द सिंबल ऑफ देयर डिक्लाइन। द ट्राइबल पॉपुलेशन वंस मोबिलाइज थ्रू कल्चरल मीन्स, सॉन्ग से, प्लेज से, फोक अपील से ट्राइबल पॉपुलेशन जाते थे, अब माओइज्म में जुड़ते थे। उन लोगों ने अपने आप को माओइज्म से दूर कर लिया है। वे फॉरवर्ड क्या है उनका, और ज़्यादा सरेंडर करवाना, उनको लाइवलीहुड स्कीम के अंदर लेके जाना।
है ना, ऐसे विलेजेस, ऐसे एरिया जहाँ पे माओइज्म फैला हुआ है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब लेके आना, रूट कॉज को एड्रेस करना, लैंड राइट, फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड, गवर्नेंस रिफॉर्म रिमेन की टू प्रिवेंटिंग रिसर्जेंस। कम्युनिटी पोलिसिंग, बिल्ड ट्रस्ट विथ ट्राइबल कम्युनिटीज थ्रू डीआरजी लाइक इंक्लूसिव सिक्योरिटी फोर्सेस। आइडियोलॉजिकल एंगेजमेंट, काउंटर माओइस्ट प्रोपेगेंडा विद सिविक एजुकेशन एंड ग्रास रूट डेमोक्रेसी। माओइस्ट प्रोपेगेंडा को काउंटर करना सिविक एजुकेशन से एंड ग्रास रूट डेमोक्रेसी से। The next topic is a path to progress that is paved with gold. ये progress का path जो कि gold से pave किया जा रहा है. A revitalized trust-based gold monetization scheme can help India defines its growth on its own terms. Path to progress that is paved with gold. Progress का वैसा path जो gold से क्या किया गया है, pave किया गया. What is the UPSC angle? है ना, GS paper 2 governance and policy. मेकिंग जो है डायरेक्टली गोल्ड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, गोल्ड मोनेटाइजेशन वगैरह, एक तरह से पब्लिक पॉलिसी का पार्ट है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इसमें हम एफडीआई, एफपीआई, इन सब के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, न्यूज़ में क्यों है? द एडिटोरियल डिस्कसेस द गवर्नमेंट रिन्यूड फोकस ऑन गोल्ड मोनेटाइजेशन, गोल्ड को मोनेटाइज करना, गोल्ड को बेच के पैसा निकालना, है ना, एंड डोमेस्टिक कैपिटल मोबिलाइजेशन एज ए मीन्स टू अचीव फाइनेंशियल आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि वो इन्वेस्टमेंट गोल्ड से आए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है फॉरेन से जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता था वो इंडिया में काफ़ी कम हो गया है, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक मार्केट में बाहर की कंपनियां इन्वेस्ट करती थी वो भी काफ़ी वोलेटाइल हो गया है। तो आत्मनिर्भर भारत जिसमें इकोनॉमी अच्छी हो, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जिसमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम हो, जहाँ का डेमोग्राफी जो है स्किलफुल डेमोग्राफी बने, डिमांड जो है काफ़ी ग्रेट हो, ये आत्मनिर्भर भारत के पिलर्स हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए क्या चाहिए? सेल्फ रिलायंस चाहिए। और सेल्फ रिलायंस में जो हाउस होल्ड का गोल्ड है, घर में पड़ा हुआ सोना, फिर काहे को रोना, जब घर में पड़ा हुआ सोना है, जो ज्वेलरी में है, जो लोग बिस्किट्स खरीदते हैं, जो गोल्ड कॉइन्स खरीदते हैं, उनको मोनेटाइज करने की बात यहाँ गवर्नमेंट कर रही है। उनको मोनेटाइज करके उस गोल्ड का यूज गवर्नमेंट करना चाह रही है कि वो गोल्ड यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको यूज किया जाए। हिस्टोरिकल फाउंडेशंस एंड रोल ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेक्स्ट यही है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन में भी काफ़ी सेल्फ रिलायंस की बात करी गई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन से हमने फूड सिक्योरिटी अचीव किया। 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से हमने फूड सिक्योरिटी अचीव किया। कोविड के टाइम पे हमने सेल्फ रिलायंस से पूरे इंडिया को वैक्सीन दिलवा पाए, है ना। तो वैसा ही पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ किया जा रहा है कि जैसे एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजी में इंडिया काफ़ी हद तक सेल्फ रिलायंस हो पाया, और फाइनेंस में भी बारी है, पैसे में भी, कि हम पैसे में भी, फाइनेंस में भी सेल्फ रिलायंस हो पाए। वाई फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस मैटर्स? तो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो 2 डिकेड से बाहर इंडिया में काफ़ी पैसा दूसरे कंट्रीज का आया है, जो अलग अलग ग्रोथ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन में गया है, ये डिपेंडेंस रिस्की भी है। वोलाटाइल मतलब कब आएगा कब नहीं, वो भी है। अलग अलग ग्लोबल इन्वेस्टर का सेंटिमेंट भी चेंज होता रहता है, ट्रम्प है, कोई और है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ता रहता है, लोन लेने का खर्चा, है ना। जियोपॉलिटिकल अनसर्टिनिटी, वॉर्स वगैरह भी होते हैं। तो इस वजह से एफडीआई पे डिपेंड करना एक बहुत अच्छा स्ट्रेटजी, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं है। तो एफपीआई मतलब जो पोर्टफोलियोज होते हैं, म्यूचुअल फंड या फिर जो भी स्टॉक मार्केट, वहाँ पे इन्वेस्ट करना को हम देसी भाषा में क्या बोल देते हैं? एफपीआई बोल देते हैं। तो बाहर से अलग अलग कंट्रीज से इंडिया में पैसा आ रहा है, दैट इज गुड। एफडीआई के बारे में बात करें, एफडीआई मीन्स ए फॉरेन कंपनी और इंडिविजुअल इन्वेस्ट डायरेक्टली इन अ बिजनेस और प्रोजेक्ट इन अदर कंट्री बाय सेटिंग अप फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, एक्वायरिंग ओनरशिप इन एन एग्जिस्टिंग कंपनी। एग्जाम्पल क्या होगा? एप्पल INC सेटअप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडिया, दैट्स एफडीआई। अगर एप्पल जो है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रही है तो ये चीज़ क्या है? एफडीआई। ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टर हैज़ मैनेजमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जो भी इन्वेस्ट करेगा वो मैनेजमेंट को कंट्रोल करेगा, पैसा लगा रहा है। फिजिकल एसेट, फैक्ट्रीज, मशीनरी को बढ़ाएगा, ग्रोथ ओरिएंटेड काम करेगा। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, टेलीकॉम, रिन्यूएबल एनर्जी, सब में एफडीआई आता है। कैपिटल लेके आता है एफडीआई, टेक्नोलॉजी भी लेके आता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बूस्ट करता है। और पैसा बाहर से आएगा तो बाहर में डॉलर है, वो डॉलर आएगा आरबीआई के पास, आरबीआई उसका रुपया बना के इंडिया की कंपनीज को दे देंगी। ठीक है, तो आरबीआई के पास क्या हो जाएगा? डॉलर, तो जिसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व।
वैसे ही एफपीआई है, एफपीआई क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि जब वो पैसा डालना चाहे डालें, जब चाहे निकालना चाहे निकालें। तो वो शेयर खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, जब चाहे खरीदेंगे, जब चाहे बेचेंगे। ठीक है, इन्फोसिस का शेयर अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर खरीदता है तो वो क्या है, एफपीआई है। एफडीआई और एफपीआई में डिफरेंस क्या है, एफपीआई या एफआईआई, एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन बड़े इंस्टीट्यूट जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। पोर्टफोलियो मतलब कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो पोर्टफोलियो में। और एफआईआई मतलब कि इंस्टीट्यूशंस जो इन्वेस्ट करेंगे उसको क्या बोलते हैं, एफआईआई। तो दोनों इंटरचेंजेबली भी आजकल यूज किया जाता है ना। पोर्टफोलियो मतलब जो अलग अलग सिक्योरिटीज हैं, सिक्योरिटीज मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, उसी को पोर्टफोलियो बोलते हैं। और इसमें अब बड़े इंस्टीट्यूट बाहर के इन्वेस्ट करें तो उसको एफआईआई बोल देते हैं। ठीक है, एफआईआई या एफपीआई क्या है, शॉर्ट टर्म है, क्विक रिटर्न पे वो लोग काम करते हैं। बट एफपीआई से स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहती है, पैसे बने रहते हैं, पैसा रहता है ना। इंडियन कंपनीज को कैपिटल मिल जाता है इजिली, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस रहता है। अब बात करते हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन की। गोल्ड 25,000 टन, 25,000 टन इंडिया के हाउस होल्ड में गोल्ड छुपा हुआ है। कैन यू बिलीव इट, बहुत ज्यादा। जो आज अगर वैल्यूएशन करें, है ना, $2.4 ट्रिलियन, $2.4 ट्रिलियन करंट वैल्यूएशन के हिसाब से ये डेटा है। विच इन मेनी केस लाइज आइडल, वो गोल्ड आपके घर में पड़ा ही रहता है ना। गोल्ड पहन के क्या लोग ट्रेन से सफर करते हैं, नहीं करते, हार्डली। थोड़ा सा झुमका पहन लिया, थोड़ा झुमका नहीं, थोड़ा सा कुछ पहन लिया, बहुत बेसिक सा तो पहन लिया, रिंग विंग पहन लिया तो पहन लिया, है ना। कहीं और घूमने जाते हैं, नहीं जाते हैं लोग। आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं, रोज उनको नया ज्वेलरी पहनना है। ठीक है, तो गोल्ड घर में आइडल पड़ा रहता है, रखा रहता है। अभी भी हर साल, अभी दिवाली आने वाली है, 87% गोल्ड जो है इंडिया में हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करेंगे तो गोल्ड आ रहा है, अब गोल्ड इंडिया में आएगा, बदले में पैसा देना पड़ेगा। तो आरबीआई जो डॉलर जमा करके रखती है वो डॉलर निकालना पड़ता है। तो हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है गोल्ड की वजह से। अगर हम इसी गोल्ड को कन्वर्ट कर दें गोल्ड मोनेटाइजेशन की, घर में पड़ा हो सोना, उसको लाइए, पैसा ले जाइए, तो सिटीजन्स जो है अपना गोल्ड डिपॉजिट कर दें, है ना। गोल्ड डिपॉजिट कर दें, घर में भी तो रखे हैं ना, घर में भी तो रखा हुआ है, वही पैसा आप जाओ गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स में डिपॉजिट कर दो। गेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लिंक टू इट, उसके साथ उस पर जुड़े हुए अलग अलग फाइनेंशियल स्कीम्स हैं, है ना, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स। ठीक है, गोल्ड बॉन्ड, ये सब खरीद लो। तो ये जो पैसा होगा गोल्ड से, उससे नेशनल डेवलपमेंट हो पाएगा। अब उसके लिए क्या करना होगा गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होगा। गोल्ड में बहुत सारा डुप्लीकेट भी होता है, गवर्नमेंट को हॉल मार्किंग करनी होगी गोल्ड की, और गोल्ड जो है वो प्योर है कि नहीं। ठीक है, लॉजिस्टिक्स एंड पार्टनरशिप करने होंगे, बैंक के साथ नेटवर्क बनाना होगा, कलेक्शन सेंटर, गोल्ड के कलेक्शन सेंटर खोलने होंगे, डिजिटल इंटरफेस बनाना होगा कि लोग गोल्ड को, होल्डिंग को ट्रांसपेरेंटली ट्रैक कर पाएं, ट्रस्ट बिल्डिंग करना होगा। अगर ये सब काम गवर्नमेंट करती है और लोग जो हैं इसमें गवर्नमेंट का साथ देते हैं, तो गोल्ड को ज़्यादा बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट के पास बहुत फिस्कल रूम बचेगा डेवलपमेंट के लिए, पैसा बचेगा। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, ट्रस्ट बिल्ड होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन होगा, डिजिटल इंटीग्रेशन होगा, टैक्स का रेशनलाइजेशन होगा, मेक गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्रेंडली। अगर गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्रेंडली होगा तो लोग गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे, पब्लिक अवेयरनेस आएगा। ठीक है, तो दीज आर द वे फॉरवर्ड दैट इज देयर विद द गोल्ड। तो आई होप ये दोनों टॉपिक जो है ये आपके समझ में आ जाए होंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।